तो बच्चों हमने मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, वो सभी हमने विद एग्जांपल डिस्कस किए हैं थ्योरी क्लासेस में। ठीक है, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं यहाँ पर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 5045 ग्राम इज़ इक्वल टू, यानी कि देखो ये ग्राम में दे रखा है। ग्राम क्या है यहाँ पर आपकी वेट की क्या है, ये यूनिट है। ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया है कि कौन कौन सी यूनिट होती हैं। तो ये वेट का क्या है, यूनिट है। आपको क्या करना है कि इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं कन्वर्जन स्किल आपको समझाया था, याद करो वो किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पर मैंने लिखा था ग्राम, फिर लिखा था मैंने डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, ये वाला टेबल आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और मैंने बताया था कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर और दूसरे स्टेप से फिर तीसरे स्टेप पर, मतलब जितने आप स्टेप नीचे की तरफ मूव करोगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके केस में जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे यानी कि मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, तो आप क्या करते हैं 1/10 का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मैंने इसको ऐसे भी कहा था कि आप डिवाइड करोगे बाई 10। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये टेबल याद नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वो क्या करेगा, थ्योरी क्लासेस वाली वीडियो में जाएगा और मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो है वहाँ उसको देख लेगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है 1 kg में कितना होता है, 1 kg में होता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए था। यदि किसी को लर्न नहीं है ये, लेकिन उसको ये टेबल पता है, तो यहाँ से वो इसको बना सकता है। देखिए कैसे बना सकता है वो इसको। यहाँ से आपको क्या करना है, किलो से ग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए किलो कहाँ पर है, यहाँ पर है। किलो से मैं हेक्टो जाऊँगा पहले, हेक्टो से डेका जाऊँगा और डेका से ग्राम जाऊँगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी कि 3 स्टेप में मूव किया। तो मैं क्या करूँगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो मैं कर दूँगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 kg इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होना है। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज होना है। ये कितना दे रखा है, 5045, ये क्या है, ग्राम है। ठीक है, और मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ यहाँ कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने kg होंगे, 1 अपॉन क्या कर दोगे आप, 1000। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके kg। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, जो राइट हैंड वाली साइड है उसको लेफ्ट हैंड में कर दिया है। ठीक है, तभी तो हमें ग्राम से क्या मिलेगा, kg। तो बस यहाँ पर देखिए ये कितना दे रखा है हमको, टोटल ग्राम दे रखा है और हमें इसे kg में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे इसको। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो सीधा सीधा आपकी समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये हो गया 5.045 kg। ठीक है, कितना हो गया, ये इतना kg हो जाएगा, कितना 5.045। ठीक है बच्चों, ये kg में हो गया। अब आप देख लीजिए 5 kg कहीं दे रखा है, तो देखिए इसमें तो 50 kg दे रखा है, 50 kg दे रखा है, और इसमें 5 kg दे रखा है, इसमें 5 kg दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया आपका 5 kg। दूसरा देखिए यहाँ पर 5 kg के बाद क्या बचा हुआ है, 0.045 kg, यही तो बचा हुआ है भाई। ये 0.045 ये क्या है,
ये 45 ग्राम है। क्या है ये? 45 ग्राम है। तो देख लेंगे 45 ग्राम कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। इस प्रकार से इस 5045 ग्राम को जब आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना था, ये स्केल आपको पता होना चाहिए था कि 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो सीधे सीधे भी आप इसको कर सकते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5000 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 5 kg हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना वजन है, 45 ग्राम, तो प्लस 45 ग्राम। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और यही आपको आसान पड़ेगा। तो आप जब इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कन्वर्जन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया है ऊपर, वैसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5000 ग्राम से मिल जाएगा आपको 5 kg, और बचेगा कितना, 45 ग्राम। तो 45 ग्राम, और यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 5 minutes past 3 in the afternoon इज रिटन एज। देखिए ये वॉच रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है ये, वॉच रीडिंग, कि आपको घड़ी में टाइम देखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ब्रीफ में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको वॉच समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने थ्योरी क्लासेस में समझाया आपको कि यहाँ पर आपका होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, और यहाँ होता है 9। ठीक है, इतना सही बच्चों को पता होगा। और दूसरा इसमें 2 नीडल होते हैं, कि जो लॉन्ग नीडल होता है वो तो आपका मिनट वाला होता है। ठीक है, और जो शॉर्ट नीडल होता है वो आपका किसका होता है, शॉर्ट नीडल आवर एंड होता है। ठीक है, किसका होता है ये, आवर एंड। ठीक है, आवर एंड का मतलब घंटे वाली सुई है ये, और जो लंबी वाली होती है ये आपकी मिनट वाली सुई होती है। ठीक है, इतना सही बच्चों को पता होगा। अब यहाँ पर कुछ 2-3 वर्ड होते हैं। एक तो पास्ट का मतलब पता होना चाहिए, टू का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वार्टर का मतलब पता होना चाहिए, क्वार्टर, और हाफ का मतलब पता होना चाहिए, हाफ। तो देखिए पास्ट का मतलब है यहाँ पर कि कुछ घंटे के बाद कुछ मिनट होगा। ठीक है, यानी कि कुछ घंटे के बाद कुछ मिनट होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से आप ऐसे समझिए जैसे कि 4:15 हो रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा 4:15 हो रहा है। क्या कहूँगा मैं, 4:15 हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हम कैसे रीड करेंगे, 15 minutes past 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको ऐसे रीड करेंगे 15 minutes past 4। ठीक है, यानी कि 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है आपका, 15 मिनट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं। तो ऐसी वाली सिचुएशन के लिए आप पास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि ये घंटे से प्लस में मिनट को दिखाता है। दूसरा वर्ड यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, टू। ठीक है, तो टू को यूज़ हम तब करते हैं जब कि कुछ घंटे बजने में कुछ समय का देरी है। ठीक है, यानी कि किसी टाइम को होने में अभी कुछ समय की देरी है। इसका भी एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3:45 है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से मैं रीड कर सकता हूँ। एक तो पास्ट वर्ड को यूज़ करके रीड कर सकता हूँ। तो जब मैं पास्ट वर्ड को यूज़ करूँगा तो मैं कहूँगा 45 minutes past 3। ठीक है, तो ये तो मैंने पास्ट वर्ड को यूज़ करके लिखा है यहाँ पर कि 45 minutes past 3, कि 3:45 हो रहा है। लेकिन जब मैं टू वर्ड को यूज़ करूँगा तो मैं कहूँगा 15 minutes to 4, यानी कि 4 बजने में कितना है, 15 मिनट का देर है, अभी 4 कंप्लीट नहीं बजा है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और कंप्लीट 4 बजे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो वॉच है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 बजा हुआ है कंप्लीट। तो जब कंप्लीट बजा हुआ होता है कोई भी, तो आप लिखते हैं 3 o'clock।
ठीक है। तो जब भी ये ओ क्लॉक होगा तो इसका मतलब है कि कंप्लीट बजा हुआ है, ठीक है। कंप्लीट बजा हुआ का मतलब है यहाँ पर कि जो स्मॉल नीडल है वो किसी एग्जैक्ट नंबर पर होगी, और जो आपका ये मिनट वाला नीडल है ये हमेशा 12 पर ही मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, ये 3 वर्ड आपको समझ में आने चाहिए कि ओ क्लॉक जब भी होगा तो इसका मतलब है पूरे पूरे बजे हुए हैं, जैसे कि 3 बजा हुआ है, 4 बजा हुआ है, ठीक है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। यानी एग्जैक्टली ये टाइम हो रहा है, कोई मिनट आगे पीछे नहीं है। तो उस सिचुएशन में तो आप ओ क्लॉक वर्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ मिनट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे पास्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे 3:15, ठीक है, 4:30। तो इसको हम रीड करेंगे 30 minutes past 4, ठीक है। कैसे रीड करेंगे इसको? 30 minutes past 4। और यदि आपके पास दे रखा है 4:45, ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। आप कहेंगे 45 minutes past 4, ठीक है, यानी कि 4:45 हो रहा है। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं कि 15 minutes to 5, ठीक है, कि 5 बजने में 15 मिनट की देर है, ठीक है। तो होप ये दोनों वर्ड आपकी समझ में आए होंगे। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है, और हाफ का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। कई बार बच्चों को नहीं पता होता है इनका मतलब, तो मैंने इनको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अब आप अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 minutes past 3, तो पास्ट वर्ड यूज़ किया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तो पूरा पूरा हो जाएगा कि 3 बजकर कितना टाइम हो रहा होगा, 5 मिनट हो रहा होगा। कितना टाइम? 3:05, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पास्ट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और आफ्टरनून लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आफ्टरनून के लिए मैंने आपको बताया है क्या यूज़ करेंगे आप, PM, ठीक है बच्चों, क्या यूज़ करेंगे, PM। तो आप देख लेंगे कहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो ऑप्शन 4 है उसमें लिखा हुआ है 3:05, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें कहा गया है अ बस स्टार्ट एट 9:10 AM, ठीक है, ध्यान रखना AM है ये, फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेस चंडीगढ़ एट 4:20, यानी कि 4:20 पर। कब? PM मीन्स इवनिंग में, ठीक है। द टोटल टाइम इन दिस जर्नी इज़, तो बस के द्वारा टोटल टाइम कितना लगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर D लिख लेंगे, D4 दिल्ली, ठीक है, एंड यहाँ पर C लिख लेंगे, C4 चंडीगढ़, क्योंकि हमें दिल्ली से चंडीगढ़ ही तो जाना है। तो हमारे ये 2 स्टेशन हो गए, ठीक है। यहाँ से बस चला और चंडीगढ़ पहुँचा, ठीक है बच्चों। अब स्टार्टिंग टाइम क्या है आपका, 9:10, और यहाँ पर लिख लेंगे आप AM, ठीक है। और रीच कब करता है ये, 4:20 PM, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, ठीक वैसे ही आप इसका सॉल्यूशन करना जब भी आपके एग्ज़ाम में आए या फिर घर पर प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो देखो हम सीधे सीधे 1 आवर इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 1 घंटा इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 9 से मैं यदि 12:10 तक जाता हूँ, कितना, 12:10। तो देखिए मैंने कितना किया यहाँ पर, +3। भाई 9:10 से 12:10 जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, +3, 12:10 हो गया। तो इसका मतलब हम PM में आ चुके हैं, ठीक है। AM से किस में कन्वर्ट हो गया, ये PM में। अब 12:10 से यदि मैं 4:10 कर देता हूँ, ठीक है, और PM से PM ही रहूँगा मैं। 12:10 से मैं 4:10 कर दिया और PM से मेरा PM ही रहेगा।
तो कितना मैंने प्लस किया है, +4 किया है मैंने। ठीक है बच्चों, अब देख लो 410 से 420 जाओगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, +10 मिनट्स। ये क्या होगा, +10 मिनट्स करना होगा। ये 4 + 4 क्या है, ये मेरे आवर्स हैं यानी कि घंटे, और यहाँ पर +3 किया था, ये भी मेरे क्या है, आवर्स मीन्स घंटे। तो देखो हमने स्टार्टिंग पॉइंट 9-10 से एक मिडिल पॉइंट बनाया 12-10 का, ठीक है, और फिर 12-10 से हम सीधे चले जाएंगे 4-10 पर। तो देखिए हर बार हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, आवर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, घंटे जो भी हैं वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ एडजस्ट कर लेंगे मिनट में, जितना भी मिनट है, तो 10 मिनट और है यहाँ पर। तो इस पूरे टाइम को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 यहाँ से मिल जाएगा, 4 यहाँ से मिल जाएगा, +4, ठीक है, = 7 आवर्स, यानी कि 7 घंटे हो गए। और ये 10 मिनट्स और आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 घंटे 10 मिनट। कितना हो जाएगा, 7 आवर्स एंड 10 मिनट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा आपको कहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो इसको मैच कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्टिंग टाइम लिखना है और एंड वाला जो टाइम है वह लिख देना है, और उसके बाद आप प्लस आवर्स करेंगे। ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड घंटे हैं उसको कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट दिस टाइम एंड इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या हो गया, PM, एंड रीचेस मुंबई, और कहाँ जाती है ट्रेन, मुंबई जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट वर्ड का मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब AM। ठीक है, एट 11:10 टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। तो देखिए दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, सिंपल। स्टार्ट कब किया आपने, 40 PM पर स्टार्ट किया, ठीक है, और कब, ये इवनिंग में, ये भी इन्होंने दे रखा है। और आप रीच कब करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग में। टाइम कितना हो रहा होता है तब, 11:10 AM। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मॉर्निंग है यानी कि सुबह का टाइम है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं वही यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि पहले मैं प्लस आवर करूँगा, ठीक है, यानी कि मैं इसमें पहले घंटे ही ऐड करूँगा। तो देखिए 7:40 से यदि मैं 12:40 तक जाता हूँ तो बच्चों क्या होगा, 7:40 से 12:40 आऊँगा मैं, ठीक है, तो PM से 12:40 आ गया, तो इसका मतलब मैं AM में एंट्री कर गया। ठीक है, यदि यहाँ पर ये किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी क्लासेस वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि किस टाइम पीरियड को आप AM में काउंट करोगे और किस टाइम पीरियड को आप PM में काउंट करोगे। ठीक है, तो देखो 7:40 से 12:40 जाने में मैंने क्या किया, +5 आवर्स ऐड किया, 5 घंटे ही तो मैं ऐड करूँगा, तो 12 में चला गया। अब देखो 12:40 से मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा सीधे। ठीक है, तो देखो 12:40 से मैं 11:40 तो कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 11:10 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा 10:40। ठीक है, 10:40 AM, इतना तो कर सकता हूँ। तो देखो 12:40 से 10:40 यदि मैं जाता हूँ तो मैंने क्या किया है, +10 आवर्स किया है, यानी 10 घंटे इसमें ऐड कर दिए। अब देखो यहाँ से 10:40 से मुझे 11:10 जाना है, तो देखो इसमें +20 मिनट कर दूंगा, तब तो मेरा 11 AM हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम कितना दे रखा है, 11:10, तो +10 और करना पड़ेगा, तो +10 मिनट और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको टोटल कितना मिनट हो जाएगा, आपका टोटल 30 मिनट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब सिंपल है, इन तीनों टाइम पीरियड को ऐड कर देंगे, 5 आवर्स यहाँ से हो जाएंगे +10 यहाँ से हो जाएंगे, तो टोटल आपके कितने हो गए, 15 आवर्स। ठीक है, मिनट कितनी हो गई, 30 मिनट्स।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा दे रखा है। देखिए ऑप्शन थर्ड जो है 15 hours and 30 minutes दे रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं मीजरमेंट वाले टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी बच्चा अपने आंसर गलत मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए मैन डू अ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours a day, if he does 6 hours a day what would be the number of days taken by him। देखिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान, ठीक है, 12 दिन काम करता है, ठीक है, लेकिन हर दिन वो कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है। इस हिसाब से वो एक वर्क को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। यानी कि एक वर्क दे रखा है, ठीक है, अ वर्क मतलब एक काम दे रखा है, उस एक काम को ये इंसान कैसे फिनिश करता है, 8 घंटे ये डेली काम करता है और लगातार 12 days यानी कि 12 दिन ये काम करता है, तब जाके इसका ये एक काम फिनिश हो जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है इफ़ ही डज 6 hours a day, लेकिन अब वो क्या करता है, 6 घंटे ही वर्क करेगा एक दिन में। कितने, 6 hours वो वर्क करेगा पर डे। ठीक है बच्चों, और वर्क क्या है, वही एक वर्क है, सेम वर्क। तो बताइए वो कितने दिन में इसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं दोबारा समझा देता हूँ कि एक इंसान यदि 12 दिन काम करता है और हर दिन वो 8 घंटे काम करता है, तब जा कर के वो एक वर्क को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बताइए इंसान को कितने दिन लगेंगे यदि वो 6 घंटे काम करे। ठीक है, ये आपको बताना था। यानी कि यदि इंसान 6 घंटे काम करता है एक दिन में, तो सेम वर्क को फिनिश करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि हम सभी के घर में क्या होता है, एक MDH मसाला होता है जो सब्जियों में डालते हैं। तो M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, और इसके नीचे क्या होता था, W1R1, और यहाँ भी क्या होता था, W2R2। ठीक है, इनका यहाँ मैं मीनिंग समझा देता हूँ। M स्टैंड फॉर मैन, कि कितने लोग लगे हुए हैं वहाँ पर। D स्टैंड फॉर डेज, ठीक है, और H स्टैंड फॉर आवर्स, कि एक दिन में वो कितना काम करता है, पर डे की बात होती है ये। ठीक है, और इसके बाद जो W दे रखा है वो आपका वर्क बताता है कि वो कितने काम करता है, और जो R है वो क्या बताता है यहाँ पर, रेट। ठीक है, रेट का मतलब वेजेस, या उसे कुछ पैसे वैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पैसे वैसे तो हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए। कोई यहाँ पर रुपीज़ दिखाई दिया है आपको, नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ को तो यूज़ ही नहीं करेंगे, इसको तो हटा देंगे। तो हमारा फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो इतना ही फार्मूला यूज़ होगा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अ मैन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन, यानी कि एक ही इंसान है। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, क्योंकि वो 12 दिन काम करता है, मल्टीप्लाई H1 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है बच्चों, और W1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1, क्योंकि काम क्या है, एक ही है ना काम, तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू M2, इंसान सेम ही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वही इंसान काम करे कितने, 6 घंटे डेली काम करे, तो बताइए कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मल्टीप्लाई D2 तो आपको फाइंड आउट करना है, दिन ही तो बताने हैं आपको, मल्टीप्लाई H2 आपको दे रखा है, कितने घंटे काम करता है वो, 6 घंटे काम करता है, और W2 की वैल्यू क्या है, 1। अब सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे, D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, देखिए 6 से इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों,
और 2 का मल्टीप्लाई 8 में करूँगा तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से D2 का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 16 डेज़। कितना कि वो जो इंसान है यदि वो 6 घंटे काम करेगा तो उसे 16 डेज़ लगाएंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं ऐसा ऑप्शन कोई है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं था यहाँ पर, ये MDH वाला जो फार्मूला है ये आपको लर्न होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 4 मीटर एंड 2604 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी कन्वर्जन वाला टेबल है और यहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। कर लीजिए, 4 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 400 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। बाकी का यहाँ सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें प्लस कर देंगे कितना, 2604 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर दो, 4003 कितना हो गया, यूनिट क्या है सेंटीमीटर दोनों का, तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप ये मैच करेंगे तो जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी डेज आर देयर इन 2 मंथ 5 वीक एंड 18 डेज। तो मैंने बताया था जब भी आपको नंबर ऑफ डेज क्या करने हैं बच्चों, फाइंड आउट करने हैं, तो हमेशा आप 1 मंथ में कितना कंसीडर करोगे, 30 डेज। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार तो भाई 31 डेज़ का मंथ होता है, कई बार 30 डेज़ का मंथ होता है, कई बार 28 का हो जाता है, कई बार 29 का हो जाता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जर्नल जो रिलेशन है वो यूज़ करना होता है। तो ये क्या होता है, आपका जर्नल रिलेशन होता है। ठीक है, तो आप इसी को यूज़ करेंगे यदि ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है तो इस चीज़ के बारे में हम कोई चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो 2 मंथ में कितना हो गया, 60 डेज़। और वीक दे रखा है कितना, 5, और मैंने बताया था 1 वीक में कितना डेज़ होता है, 7 डेज़ होता है, सिंपल। ठीक है, तो इसको भी कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 35 डेज़ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लस 18 डेज़ इसने दे ही रखा है। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, या कैरी 1 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 11। तो ये इतना हो गया, 113 डेज़ आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इतना ही ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। यस, ऑप्शन जो फर्स्ट है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बोटल्स फिल्ड 300 मिलीलीटर कैपेसिटी फ्रॉम अ पॉट विच कंटेन 2.85 मीटर क्यूब ऑयल। देखिए ये कन्वर्जन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे है ये कन्वर्जन से, और कौन से टॉपिक से लिया गया है, ये कैपेसिटी वाला जो टॉपिक है। ठीक है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम से जो रिलेटेड हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि 1 मीटर क्यूब का यदि मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का यदि एक बॉक्स है, इसका मतलब समझिए कि देखिए इसकी जो ये हाइट है ना ये भी 1 मीटर है, और इसका ये जो विड्थ है ये भी 1 मीटर है, और इसकी जो ये लेंथ है ये भी क्या है, 1 मीटर है। तो ऐसा जो भी बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब बॉक्स। क्या है ये, क्यूब बॉक्स। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम, आप क्यूब जो है उसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो आप क्या कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर,
तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें मैंने एक रिलेशन बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, कि 1 मीटर क्यूब का यदि कोई बॉक्स है तो उसमें कितना लिक्विड चीज़ आएगा, वो होगा 1000 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड जो है वो आपका वाटर हो सकता है, वो आपका ऑयल हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट होनी क्या चाहिए, वो लिक्विड होनी चाहिए। ठीक है, तो मीटर क्यूब से लीटर में जो रिलेशन होता है वो यही होता है। आपको बस यही पता होना चाहिए था, फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप यहाँ पर कि इन्होंने दे रखा है कि जो पॉट है उसमें टोटल कितना ऑयल है, 2.85 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, लीटर में। तो 2.85 मल्टीप्लाई में क्या करूँगा, 1000। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 1 लिख देंगे, और इसके बाद कितना है, 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ रख देंगे। फिर ये 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ ख़त्म हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2850 लीटर। ठीक है, कि 2.85 मीटर क्यूब को यदि आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जो बोतल दे रखी है वो तो आपकी मिलीलीटर में है ना, तो अब आपको क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको ये भी कन्वर्जन टेबल में बताया था कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, यदि किसी बच्चे को ये कन्वर्जन नहीं पता है और उसको इन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ थ्योरी क्लासेस में जो मेज़रमेंट वाली वीडियो हैं आप उनको देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सेक्शन सेकंड वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ ये आपको मिल जाएंगे, तो वहीं से आप इनको समझ लेना। ठीक है, तो देखिए अब इस लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। तो सिंपली क्या करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई 1000 कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो 2850 और कितना जीरो लग जाएगा, 3 जीरो और लगा देंगे इसमें, 1 2 3, तो इतना ये क्या हो गया, मिलीलीटर। 2.85 मीटर क्यूब में इतना मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो इसमें से ये क्या है, मेरा ऑयल मिल गया मुझे। तो इसमें से जब मैं एक बोतल भरूँगा तो उस एक बोतल का कितना कैपेसिटी है, 300 मिलीलीटर। तो बताइए टोटल कितनी बोतल भरी जाएंगी। तो आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास 10 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, और हाफ लीटर की मेरे पास बोतल है, तो मैं 10 लीटर वाटर में से, ठीक है, 10 लीटर वाटर में से मैं हाफ लीटर की कितनी बोतल भर दूंगा, तो आप कहेंगे सर 20 बोतल भर जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया कि जो टोटल कैपेसिटी है उसमें जो यूनिट है मेरी सिंगल बोतल की जो कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दिया ना, तो उससे क्या मिल जाती है, नंबर ऑफ़ यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ़ यूनिट का मतलब है यहाँ पर कि नंबर ऑफ़ बोतल कि कितनी बोतल हो जाएंगी वो। ठीक है, तो सेम वही मैं यहाँ पर करूँगा। तो देखिए जब एक बोतल का मुझे कैपेसिटी दे रखा है 300 मिलीलीटर, तो जो नंबर ऑफ बोटल्स होंगी ना बच्चों, वो क्या हो जाएंगी कि गिवन वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई सैंपल वॉल्यूम, सैंपल वॉल्यूम इतना करना है आपको। तो सैंपल वॉल्यूम का मतलब यहाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सैंपल वॉल्यूम का मतलब है कि जो छोटा वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो यहाँ पर एक छोटी बोतल दे रखी है ना 300 मिलीलीटर की, तो वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंपल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा एक और चीज़, गिवन वॉल्यूम का मतलब समझिए। गिवन वॉल्यूम का यहाँ पर मतलब है कि कितना टोटल आपको दे रखा है। ठीक है, कि कितना टोटल आपको वॉल्यूम दे रखा है। तो देखिए ये हमारा गिवन वॉल्यूम हो जाएगा, और जो यहाँ पर दे रखा है 300 मिलीलीटर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल।
तो बस यही कर देना है। तो देखिए 2 8 5 और यहाँ पर कितनी 4 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई, देखिए ये मिलीलीटर है, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम कितना है 300 मिलीलीटर। तो देखिए यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और 3 से ये सॉल्व हो जाएगा, क्यों 3 का टेस्ट में आपको बताया था ना कि सम ऑफ यूनिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो देखिए 8 और 2 कितना हो जाता है 10 और 5 15 और 15 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 9 जा 27 और रिमाइंडर बचेगा 1 और फिर यहाँ पर 5 को पुट कर देंगे और 3 5 जा 15 बचेगा 0 और ये हो जाएगा 0। तो जो नंबर ऑफ बोतल हैं जो यहाँ से फिल की जा सकती हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है, यस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 31 मई, ठीक है। ये कैपिटल होगा, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया ये टाइप करने में। तो देखिए 31 मई ऑफ अ ईयर इज़ थर्सडे, ठीक है। देन द डे ऑफ 30th जून ऑफ सेम ईयर विल बी, यानी कि देखिए 31 मई को आपका कौन सा दिन था, थर्सडे था, क्या था, थर्सडे था। और आपसे पूछा गया है कि बताइए सेम ईयर का, ईयर कौन सा, सेम सेम ईयर का यदि हम 30th जून को चेक करें तो वहाँ कौन सा डे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया था कि जो आपको डेट दे रखी होती हैं उन दोनों डेट के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो 31 मई से लेके 30th जून तक जब आप जाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने हो जाते हैं, 30 डेज हो जाते हैं। कितने डेज हो जाते हैं बच्चों, 30 डेज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो नंबर ऑफ डेज आपने फाइंड आउट किए हैं इसको आप किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे वीक्स में, ठीक है। तो वीक्स में देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 30 डेज़ में आप 7 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि 1 वीक में कितना होता है, 7 डेज़ होता है ना, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ डेज से यदि वीक बनाना है तो ये जो मेरा 7 है ये इधर चला जाएगा ना वीक की तरफ, तो आपको रिलेशन मिलेगा डेज इक्वल टू 1/7 वीक, ठीक है। तो 1 डे इक्वल टू 1/7 वीक, ये रिलेशन मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जो हमारे टोटल डेज़ होते हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको वीक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 वीक, ठीक है। 4 7 या 28 प्लस 2 डेज़, क्या हो जाएगा, प्लस 2 डेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थर्सडे से थर्सडे, थर्सडे से थर्सडे ही आपके कितने हो जाएंगे, 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्सडे से थर्सडे आपके 4 वीक कंप्लीट हो गए। अब थर्सडे से आगे 2 दिन और जाना है आपको, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में क्या आया आपका 2 आया है ना, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड डे है आपका, जो आपका रिक्वायर्ड डे होगा वो क्या होगा, यहाँ पर थर्सडे से आगे 2 दिन जाना है। तो थर्सडे के बाद पहला दिन क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। तो थर्सडे के बाद पहला दिन होगा फ्राइडे और जो दूसरा दिन होगा वो बच्चों क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। तो ऐसा देख लेते हैं, कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना था, जो डेट दे रखी है उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे और जो एंड डेट है वो डेट भी लिख लेंगे। दोनों डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि 30 डेज़ होते हैं। 30 डेज़ कैसे होते हैं,
देखिए 31 मई, ये क्या होता है, मई का लास्ट दिन हो गया। ठीक है, मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून आता है, और ये जून का लास्ट क्या है, डे है। तो मई के लास्ट डे से जून के लास्ट डे तक कितना हो गया, 30 डेज ही तो होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि 30 डेज हो गया। ठीक है, क्योंकि जो जून है वो मेरा 30 दिन का ही होता है। जून का जो मंथ होता है वो कितना होता है, 30 डेज़ का होता है। तो यहाँ पर जून पूरा पूरा आ गया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर टोटल डेज़ लिखे हैं 30। इसके बाद का स्टेप कहता है कि इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वीक में। ठीक है, यानी कि इसके सप्ताह बना देते हैं। तो वीक में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ को 7 से डिवाइड कर दो, तो 4 तो इसमें पूरे पूरे वीक हो जाएंगे। ठीक है, कि 4 तो कंप्लीट वीक हो गए, लेकिन रिमाइंडर में जो 2 बचा हुआ है वो क्या है, आपके 2 डेज़ है ना। ठीक है, 2 डेज़ हैं। तो देखो, एक वीक से दूसरे वीक तक चलते, जैसे एक वीक से दूसरे वीक गया, तो थर्सडे से थर्सडे करके मेरे कितने 4 वीक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, 4 वीक का मतलब भाई यही तो होता है कि थर्सडे से थर्सडे एक वीक ख़त्म हो जाएगा, फिर थर्सडे से थर्सडे दूसरा वीक ख़त्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके 4 वीक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्या बचा हुआ है आपके पास, 2 डेज़ बचा हुआ है ना। तो 2 दिन को आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डे में काउंट करेंगे। तो थर्सडे के बाद जो सेकंड डे होगा वो क्या होगा, सैटरडे होगा। थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है पहला दिन, और जो दूसरा दिन है वो सैटरडे होगा। तो इसीलिए जो आपका आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर इन्होंने कन्वर्जन दे रखा है। ठीक है, तो कई बार ये कन्वर्जन का जो रिलेशन है उसको दे देते हैं और कई बार ये नहीं देते हैं। तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे ये जो भी कन्वर्जन है, इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो बताइए 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, यानी कि मिलीमीटर क्यूब बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्यूब का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन्होंने कहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इतना दे रखा है। और पूछा क्या है इन्होंने, 10 क्यूब सेंटीमीटर में कितने क्यूब मिलीमीटर होंगे। तो यहाँ पर जो CU है ना, इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब है क्यूबिक। ठीक है, या फिर क्यूब भी बोल सकते हैं आप, इसको समझिए। ये जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, 3 टाइम्स उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए ये जो होता है जैसे एक्स स्क्वायर, तो इस 2 को तो हम स्क्वायर नाम दे देते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ एक्स क्यूब, तो ये जो 3 है इसको मैं बोलता हूँ क्यूब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और क्यूब का मतलब हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 3 बार हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो सेम वही करना है आपको, कि आपको यहाँ पर कन्वर्जन तो दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो आप जब इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, ठीक है, तो आपने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, यही तो किया है। तो आगे आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, तो 1 सेंटीमीटर का बराबर क्या है, 10 मिलीमीटर। तो आप करोगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और ये मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, यही हुआ ना बच्चों। भाई 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे 100, और 100 का फिर 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको 10 दे रखा है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो 1 मीटर क्यूब का आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है,
1000 मिलीमीटर क्यूब, तो मैं इसमें क्या कर दूँगा 1000 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे इसका जो आंसर होगा वो 10,000 मिलीमीटर क्यूब होगा। ठीक है बच्चों, तो आप चेक कर लेंगे ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या। यस, जो ऑप्शन थर्ड है वो दे रखा है। कितना है ये 10,000 मिलीमीटर क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको ये क्यूब का मतलब पता होना चाहिए। क्यूब का मतलब है कि उस क्वांटिटी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम वही किए यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर के बराबर आपको कितना दे रखा है 10 मिलीमीटर दे रखा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेंटीमीटर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की जगह पर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए 10 मिलीमीटर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल लोगे। वो रिलेशन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, और इसी रिलेशन को मैं क्या करूँगा यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मुझे पता है 1000 मिलीमीटर क्यूब, तो मुझे जो रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो क्या होगा मेरा 10,000 मिलीमीटर क्यूब। क्या आंसर होगा 10,000 मिलीमीटर क्यूब। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वही है, इससे ऐसे में 2 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, बस इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा देता हूँ। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो आप सॉल्व करोगे खुद, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, वीडियो का कमेंट बॉक्स आपको पता है ना, वहाँ पर इसका आंसर बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, जो भी आंसर होगा वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ क्योंकि आगे और भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। तो जब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो होमवर्क का ये आपका कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये फर्स्ट ऐसे लिखोगे, फर्स्ट HW। ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। तो फर्स्ट HW का जो भी आंसर है वो आप ऐसे लिख के बता दोगे। तो समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ए बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर एट 5:30 PM एंड रीच अमृतसर एट 7:36 AM नेक्स्ट डे। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच अमृतसर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस दिल्ली से चलती है कहाँ के लिए, अमृतसर के लिए। तो दिल्ली से कब स्टार्ट होती है, वो 5:30 पर स्टार्ट होती है। कब, इवनिंग में स्टार्ट होती है, और वो अमृतसर पहुँच जाती है कब, 7:36। ठीक है, कब, नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो बताइए, आपको पता करना है कि अमृतसर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। यानी कि दिल्ली से आप 5:30 पर चलते हो इवनिंग में, और अमृतसर को अगली सुबह पहुंच जाते हैं आप 7:36 को। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगा आपको। ठीक है, क्या बताना है आपको, टोटल टाइम बताना है जो आपको लगा। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और ये आपको कहाँ बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये परसेंटेज वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, आप पहले थोड़ा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तब आपकी अच्छी समझ में आएगा। जैसे कि कई बार आपके माता पिता आपसे पूछते हैं, ठीक है, या बड़े भाई बहन आपसे पूछते हैं कि तुम्हारी क्लास में कितने परसेंटेज आए। ठीक है, तो मान के चलो कि टोटल 500 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और आपका स्कोर हुआ उसमें से कितना, 250 स्कोर हो गया आपका। आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, 250। तो कितने परसेंटेज हो गए आपके मार्क्स। ठीक है, तो आप कहोगे
जो हमें मिला है उसको ऊपर रख दो, जितना टोटल था उसे नीचे रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो इससे आप ये सॉल्व करेंगे 5, ठीक है, और इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 0, यानी कि आप कहेंगे कि मेरी 50% है। ठीक है, कितने मार्क्स हैं आपके? 50%। तो यही है कि जो टोटल होता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल ओब्टेन्ड, ठीक है, ओब्टेन्ड का मतलब है जितना आपको मिला है। नीचे क्या आप रखेंगे? टोटल, ठीक है, मैक्सिमम टोटल। ये कौन सा है? मैक्सिमम वाला टोटल है कि मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं। तो मैक्सिमम आपके 500 थे और टोटल ओब्टेन्ड यानी कि आपके द्वारा जो स्कोर किया गया है वो कितना है? 250 है, और इसमें मल्टीप्लाई क्या करना होता है? 100 करना होता है। तो इससे आपको क्या मिल जाती है? परसेंटेज मिल जाती है। तो ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, यही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये कह रहा है कि 10 मीटर कितना होगा 10 किलोमीटर का, परसेंटेज की टर्म में बताइए। तो देखिए 10 किलोमीटर तो मेरा क्या हो गया? टोटल कितना हो गया बच्चों? ये टोटल हो गया। और जो 10 मीटर है वो मेरा क्या हो गया? एक तरह से स्कोर हो गया ना, या फिर जो मैंने ओब्टेन किया है वो हो गया ना। तो ये यूज़ कर लेंगे। तो परसेंटेज बनाना है ना इसका, तो मैं ऊपर तो लिखूँगा 10 मीटर, नीचे लिख दूँगा मैं 10 किलोमीटर, मल्टीप्लाई 100 कर दूँगा। लेकिन ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। मैंने कहा था जब तक ये यूनिट सेम नहीं होगा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा? यूनिट सेम करूँगा। तो देखिए आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो वही आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो परसेंटेज इक्वल टू 10 मीटर, नीचे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1000 मीटर मल्टीप्लाई 100। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 से यहाँ पर 2 ये ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपके पास? 1/10। कितना बचा? 1/10। तो परसेंटेज कितना हो गया आपका? 0.1% हो गया। कितना हो गया? 0.1%। यानी कि 10 किलोमीटर का, ठीक है, यदि मैं 10 मीटर निकालूंगा तो वो कितना होगा? 0.1% होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है, देखिए मैं समझा देता हूँ। ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, ठीक है, और ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप इसका भी मुझे आंसर कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे क्वेश्चन 2 होमवर्क, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर लिख दोगे इसके सामने। तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1st of April of a year it is Monday, what day will be on 18th April in the same year। यानी कि किसी साल की जो पहली तारीख है किसकी? अप्रैल महीने की, उसको कौन सा दिन है? मंडे का दिन है। मंडे का मतलब सोमवार है। तो बताइए उसी मंथ का, अप्रैल ही है ना यहाँ पर, तो उसी मंथ का जब 18 अप्रैल है, ठीक है, यानी कि उसी साल का और सेम मंथ यूज़ किया इन्होंने अप्रैल, उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, ज़्यादा लेंदी लगा हो तो किसी को सिंपल लिख देता हूँ कि देखिए 1 अप्रैल को, ठीक है, क्या है? मंडे है। आपको बताना है कि 18 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। ईयर इन्होंने सेम रखा है, ठीक है, कि सेम ईयर का और सेम मंथ है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट करने हैं। उसको फिर आप 7 से डिवाइड करेंगे, वीक मिल जाएगा। ठीक है, और वीक में प्लस कुछ डेज़ होगा यहाँ पर 2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, वो कुछ डेज़ होंगे और उन डेज़ को आप यूज़ करके बताओगे कौन सा दिन होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर फाइंड आउट करना है, और ये आपका क्या है? होमवर्क है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉय स्लेप्ट एट दिस 9:45 PM and woke up in the next morning at 5:30 AM, तो ही स्लेप्ट 4। ये भी आपका होमवर्क है और ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका भी आप मुझे कहाँ बताओगे आंसर, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग टाइम लिख लेना है कि 9:45 PM पर वो क्या सो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को वो क्या करता है, जग जाता है। कब जगता है, 5:30 पर। तो बताइए वो कितने घंटे सोया, टोटल टाइम बताना है आपको। जितने घंटे वो सोया है वही टाइम आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। इसीलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वही वाली चीज़ है कि यार ऐसे मान लो यहाँ से ये दिल्ली है ये, और ये चंडीगढ़ है, ठीक है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए कितना टाइम लगा, वही वाली ट्रिक और वही वाला तरीका यहाँ पे लगा लेना कि इतने बजे सोया, इतने बजे जग गया, तो कितने घंटे सोया टोटल, वही आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट वेंट टू स्लीप एट 9:30 PM and got up at 4:15 AM. For how much time did the student sleep? तो देखो ये भी क्वेश्चन सेम है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है होमवर्क का। इसका भी आप कहाँ बताओगे आंसर मुझे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो जो भी बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूर बताएंगे मुझे इनका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन वही कह रहा है कि एक बच्चा 9:30 पर सो जाता है, PM टाइम दे रखा है, और वह सुबह 4:15 AM को जग जाता है। तो बताइए स्टूडेंट टोटल कितने घंटे सोया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आपको इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है बच्चों, इस हिसाब से ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सभी हमने आपको समझाए हैं, ठीक है। हमने कोशिश किया है कि हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाएं, और हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई है या किसी क्वेश्चन को वह समझ नहीं पाया है, तो वो क्या करेगा, मीज़रमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी मैंने लेक्चर बनाए हैं, मीज़रमेंट वाला जो आपका चैप्टर है ना, वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। उसको मैंने 3-4 वीडियोज़ में कवर किया है। एक में मैंने लेंथ, ठीक है, और ये जो वेट और वॉल्यूम, इन सब के कन्वर्जन बताए हैं। फिर एक मैंने वर्क एंड टाइम से रिलेटेड वीडियो बनाया है, ठीक है। और एक में मैंने नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है, वीक, वॉच, इन सब से रिलेटेड वीडियो बनाया है। ऐसे मान के चलो 3-4 वीडियो में मैंने इस चैप्टर को कवर किया है। तो वो तीनों चारों वीडियो आप देख लेना। ये वीडियो आपको सेक्शन सेकंड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।